स्टूडेंट के प्यार में सैनिक पति को उतारा मौत के घाट। कपूर चंद थाना कैंट, दिल्ली की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोपहर 3 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को सुब्रतो पार्क स्थित एयरफोर्स मेडिकल सेंटर से सूचना दी गई कि एक सैनिक की मौत हो गई है, इसलिए थाना पुलिस भेजी जाए। यह मेडिकल सेंटर दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के थाना कैंट के अंतर्गत आता है, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने तत्काल यह जानकारी थाना कैंट को वायरलेस द्वारा दे दी। यह 10 अप्रैल 2014 की बात है। चूंकि उस दिन दिल्ली में लोकसभा चुनाव का मतदान चल रहा था, इसलिए दिल्ली पुलिस के ज्यादातर पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी पर थे। पुलिस चौकी सुब्रतो पार्क के चौकी प्रभारी के बी झा की भी ड्यूटी क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर लगी थी। पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा वायरलेस से जो संदेश प्रसारित किया गया था उसे उन्होंने सुन लिया था। इसके अलावा थाना प्रभारी ने भी उन्हें वहां जाने का निर्देश दिया था, इसलिए चौकी प्रभारी के बी झा एयरफोर्स मेडिकल सेंटर की ओर रवाना हो गए। दूसरी ओर सूचना मिलने पर थाना कैंट से भी एसआई देवेंद्र कांस्टेबल सचिन के साथ एयरफोर्स अस्पताल के लिए चल पड़े थे। पुलिस के अस्पताल पहुंचने तक डॉक्टरों ने लाश को सफेद कपड़े में बंधवा दिया था। चौकी प्रभारी ने जब वहां के डॉक्टरों से मृतक और उसकी लाश के बारे में पूछा तो उन्होंने सफेद कपड़ों में बंधी उस लाश को दिखाते हुए बताया कि यही एयरफोर्स के सार्जेंट रमेश चंद्र की लाश है। चौकी प्रभारी के बी झा ने पूछा कि रमेश चंद्र की मौत कैसे हुई, तो डॉक्टर ने बताया कि करीब 1 घंटे पहले इन्हें इनकी पत्नी सुधा एम्बुलेंस से लेकर आई थीं। अस्पताल आने पर सुधा ने बताया था कि इन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि इनकी मौत हो चुकी है। मृतक रमेश चंद्र की पत्नी सुधा गुप्ता वहीं थी। चौकी प्रभारी के बी झा ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उसने कहा, सर, यह शराब के आदी थे। कल रात यानी 9 अप्रैल की रात 10 बजे के करीब जब यह घर आए तो काफी नशे में थे। यह इनकी रोजाना की आदत थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। खाना खाने के बाद जब यह सोने के लिए लेटे तो कहा कि सीने में दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि दर्द गैस की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि इन्हें गैस की शिकायत थी। मैंने इन्हें पानी पिलाया और वहीं पास में बैठ गई। काफी देर तक इन्हें हल्का हल्का दर्द होता रहा। उसके बाद यह सो गए तो मैंने सोचा कि शायद इन्हें आराम हो गया है। फिर मैं भी इन्हीं के बगल में सो गई। सुबह 9 बजे जब यह सो कर उठे तो मैंने इनसे तबीयत के बारे में पूछा। इन्होंने बताया कि अब ठीक है। नहा धोकर इन्होंने नाश्ता किया और वोट डालने की तैयारी करने लगे। यह तैयार होकर घर से निकलने लगे तो इन्हें चक्कर आ गया। उस समय मैं किचन में थी। दौड़कर मैंने इन्हें संभाला और इन्हें ले जाकर बेड पर लिटा दिया। 1 बजे के करीब इनके सीने में फिर से दर्द उठा और वह दर्द भी वैसा ही था जैसा रात में हो रहा था। मैंने इन्हें पानी पिलाया, लेकिन इस बार दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उस समय क्वार्टर में मैं अकेली थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं कुछ करती, दर्द अचानक काफी तेज हो गया। फिर यह बेहोश हो गए। मैंने इन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन इनका शरीर एकदम ढीला पड़ चुका था। इनके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें होश नहीं आया। मैं घबरा गई। भागकर पड़ोस में रहने वाले एयरफोर्स ऑफिसर MP यादव के यहां पहुंची। उन्हें पूरी बात बताकर मैंने इन्हें अस्पताल ले चलने के लिए कहा। उन्होंने फोन करके एयरफोर्स की एम्बुलेंस बुलवाई और इन्हें यहां लाया गया। यहां आने पर डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मौत हो चुकी है। सुधा गुप्ता से बातचीत करते हुए चौकी प्रभारी के बी
झा ने देखा कि इस स्थिति में जहां महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल होता है और वे किसी से बात करने की स्थिति में नहीं होती हैं, वहीं इसके चेहरे पर लेशमात्र का भी दुख नजर नहीं आ रहा। वह बातचीत भी इस तरह से कर रही है जैसे सब कुछ सामान्य हो, चूंकि उस समय उसके पति की लाश अस्पताल में रखी थी, इसलिए उन्होंने उससे ज्यादा पूछताछ करना ठीक नहीं समझा। रमेश चंद्र की लाश सफेद कपड़े में लिपटी थी, इसलिए चौकी प्रभारी लाश को भी नहीं देख सके थे। उन्हें यह मामला संदिग्ध लग रहा था, इसलिए उन्होंने सारी जानकारी थाना प्रभारी सुरेश कुमार को दी तो वह भी अस्पताल पर। इसके बाद उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भिजवा दिया। सूचना पाकर सार्जेंट रमेश चंद्र के घर वाले भी इलाहाबाद से सफदरजंग अस्पताल पहुंच गए थे। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की थी, लेकिन उनसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाश मृतक के भाई सुरेश साहू को सौंप दी। सुधा से बातचीत के बाद थाना प्रभारी को भी शक हो गया था, इसलिए उन्होंने चौकी प्रभारी के बी झा को एयरफोर्स कॉलोनी में जाकर गुप्त रूप से मामले की छानबीन करने को कहा था। चौकी प्रभारी के बी झा ने एयरफोर्स कॉलोनी जाकर अपने ढंग से सार्जेंट रमेश चंद्र की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। इसी पता करने में उन्हें एयरफोर्स के एक अधिकारी ने बताया कि पूरी कॉलोनी में इस बात की चर्चा है कि मृतक रमेश चंद्र की पत्नी सुधा गुप्ता का पड़ोस में ही रहने वाले 17 वर्षीय अमित से ट्रू क्राइम स्टोरीज प्रेम संबंध है। यह बात कहां तक सच है वह कुछ कह नहीं सकते। कॉलोनी में रहने वाले एयरफोर्स कर्मचारियों की पत्नियों ने अपना एक एसोसिएशन बना रखा था। उस एसोसिएशन में सुधा गुप्ता भी थी। चौकी प्रभारी सार्जेंट की मौत के बारे में पता करने के लिए जब एसोसिएशन की महिलाओं के पास पहुंचे तो उन्होंने सार्जेंट की मौत पर अपना संदेह जाहिर करते हुए उनसे सुधा गुप्ता के आचरण के बारे में पूछा तो संयोग से वहां मौजूद सुधा गुप्ता बोल पड़ी, सर, मेरे ही पति की मौत हुई है और आप मेरे ही ऊपर इस तरह का आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। मैडम, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि हम आपको बदनाम करेंगे। जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, हम उसी के आधार पर यह बात कर रहे हैं। बहरहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल जाए उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। चौकी प्रभारी ने कहा। चौकी प्रभारी ने कॉलोनी में रहने वाले कुछ एयरफोर्स के अधिकारियों से सुधा गुप्ता और अमित पर नजर रखने को कहा था। उन्हें डर था कि कहीं दोनों भाग न जाएं। 4 मई 2014 को सार्जेंट रमेश चंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली। रिपोर्ट पढ़कर पुलिस हैरान रह गई। सुधा गुप्ता ने बताया था कि उसके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, जबकि पोस्टमार्टम के अनुसार उसकी मौत गला दबाने से हुई थी। इस रिपोर्ट से पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि यह सब सुधा और अमित ने ही साजिश रचकर किया। उन्होंने यह भी बताया था कि उसकी गले की हड्डी में फ्रैक्चर भी था। ऐसा गला दबाने पर ही हुआ होगा। डॉक्टरों ने पुलिस को यह भी बताया था कि रमेश चंद्र की जेब से एक पर्ची मिली थी जो उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को 1 अप्रैल को लिखी थी। उसमें लिखा था, मेरा कुछ दिनों से पारिवारिक क्लेश चल रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन और रहूंगा। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, बाकी मेरी बेटी के लालन पालन पर खर्च किया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टरों की बातचीत से साफ हो गया था कि रमेश चंद्र की मौत हार्ट अटैक से नहीं, गला दबाने से हुई थी, यानी उसकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उस पर्ची के बारे में पुलिस उपायुक्त को भी अवगत कराया गया। उनके निर्देश पर 6 मई 2014 को थाना दिल्ली कैंट में सार्जेंट रमेश चंद्र गुप्ता की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद इस मामले को सुलझाने के लिए डीसीपी सुमन गोयल ने एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें थाना प्रभारी सुरेश कुमार वर्मा, सुब्रतो पार्क चौकी के प्रभारी के बी झा, एसआई रामप्रताप, जीआर
मीना, एएसआई देवेंद्र, हेड कांस्टेबल अनिल, सचिन, महिला कांस्टेबल सुनीता, निर्मला आदि को शामिल किया गया। चौकी प्रभारी के बी झा ने जब अस्पताल में सुधा गुप्ता से बात की थी तभी उन्हें रमेश चंद्र की मौत पर शक हो गया था, लेकिन उस समय लाश कपड़े में बंधी हुई थी, इसलिए वह उसे देख नहीं पाए थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पर्ची ने उनका संदेह सच में बदल दिया था। उन्हें कॉलोनी वालों से सुधा गुप्ता और 17 वर्षीय अमित के संबंधों के बारे में पता चल गया था। अब उन्हें लग रहा था कि इन्हीं संबंधों की वजह से सुधा गुप्ता और अमित ने रमेश चंद्र को ठिकाने लगाया था। चूंकि सुधा गुप्ता तेजतर्रार और उच्च शिक्षित महिला थी, इसलिए पुलिस पूरे सबूतों के साथ ही अब उससे पूछताछ करना चाहती थी। पुलिस को सुधा गुप्ता और अमित के मोबाइल नंबर मिल गए थे। पुलिस ने दोनों नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि दोनों ने पिछले 1 महीने में एक दूसरे को करीब 1,500 फोन किए थे। दोनों ने इतनी कॉल्स किसी अन्य नंबर पर नहीं की थीं। इस कॉल डिटेल्स ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया था। पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल गए तो सुधा को पूछताछ के लिए थाने बुलाने की तैयारी है। अमित भी वहीं पास में रहता था। पूछताछ के लिए बुलाने की खातिर पुलिस जब दोनों के क्वार्टरों पर पहुंची तो दोनों ही अपने क्वार्टरों से गायब मिले। इससे यही अंदाजा लगाया गया कि पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही थी। दोनों कहीं दूर न चले जाएं, इसलिए पुलिस टीम सरगर्मी से उनकी तलाश करने लगी। इधर-उधर भागादौड़ी करने के बाद पता चला कि सुधा गुप्ता और अमित वसंत विहार के वसंत गांव में रह रहे हैं। आखिर पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंच ही गई। सुधा को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि पुलिस वहां पहुंच जाएगी, इसलिए पुलिस को देखकर वह हैरान रह गई। सुधा ने वह फ्लैट किराए पर ले रखा था। पुलिस को देखकर मकान मालिक भी आ गया था। पूछताछ में मकान मालिक ने बताया कि फ्लैट किराए पर लेते समय सुधा ने अमित को अपना पति बताया था। इस तरह पुलिस को सुधा के खिलाफ एक और सबूत मिल गया था। पुलिस सुधा और अमित को लेकर थाने आ गई। थाने में आते ही थाना प्रभारी ने सुधा से पूछा, सच सच बताओ, तुमने अपने पति को क्यों मारा? सर, मैं भला अपने पति को क्यों मारूंगी? उनकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। तुम यह बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मौत हार्ट अटैक से हुई थी? थाना प्रभारी सुरेश कुमार वर्मा ने पूछा। उनके सीने में जिस तरह से दर्द हुआ था उससे मैंने अंदाजा लगाया था कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। हमारे पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा है कि रमेश चंद्र की मौत गला दबाने से हुई थी। यह कैसे हो सकता सर? मेरे सामने उन्हें हार्ट अटैक आया था। सीने में दर्द से ही वह बेहोश हुए थे। सुधा गुप्ता ने कहा। थाना प्रभारी कुछ और पूछते इससे पहले वहीं बैठे चौकी प्रभारी के बी झा बोले, अच्छा सुधा, यह बताओ कि अमित से तुम्हारा क्या संबंध है? अमित मेरा स्टूडेंट है, मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ। सुधा ने कहा। यह तो हमें भी पता है कि तुम उसे ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन मैं उस संबंध के बारे में पूछ रहा हूँ जो सबकी नजरों से छिपा रखा था। तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो, फिर भी इस तरह का गलत काम कर रही थी। क्यों उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? सर, आप क्यों बिना मतलब हमें बदनाम कर रहे हैं? हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सही कह रहे हैं। तुम अपने फोन की कॉल डिटेल्स देखो। चौकी प्रभारी ने उसे कॉल डिटेल्स दिखाते हुए कहा। तुम दोनों ने पिछले 1 महीने में 1,500 से ज्यादा फोन किए हैं। ऐसा कौन सा काम था जो तुम उससे रात दिन बातें करती रहती थीं? इसके अलावा वसंत गांव में तुमने जो फ्लैट ले रखा था, तुम उसमें उसे अपना पति बताकर रह रही थी। मेरे ख्याल से तुम्हें अब पता चल गया होगा कि मुझे सब जानकारी मिल गई है।
इसलिए अब तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए, वरना तुम्हें पता ही है कि पुलिस चाहेगी तो सच्चाई उगलवा लेगी। चौकी प्रभारी के इतना कहते ही सुधा रो पड़ी। हथेलियों से आंसू पोंछते हुए उसने कहा, सर, वह तो केवल नाम के पति थे। किसी भी औरत को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, पैसे के अलावा भी उसकी तमाम जरूरतें होती हैं। इस बात को वह समझते ही नहीं थे, बल्कि इधर घर में काफी क्लेश करने लगे थे। इसके बाद सुधा ने पति की हत्या के पीछे की जो कहानी पुलिस को सुनाई, वह कुछ इस प्रकार थी। रमेश चंद्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद के गांव लालबिहारा के रहने वाले थे। 19 साल पहले वह एयरफोर्स में सार्जेंट के रूप में भर्ती हुए थे। अनेक जगह नौकरी करने के बाद उनका तबादला दिल्ली हुआ तो उन्हें रहने के लिए सुब्रतो पार्क स्थित एयरफोर्स कॉलोनी में G28 नंबर का फ्लैट आवंटित हुआ। दूसरी मंजिल पर स्थित इस फ्लैट में वह अकेले ही रहते थे। करीब 5 साल पहले उनकी शादी गोरखपुर के सैनिक कुंज में रहने वाली सुधा गुप्ता से हुई थी। सुधा के पिता भी भारतीय वायुसेना में नौकरी करते थे। बीकॉम पास सुधा की जब शादी हुई थी तब वह 23 साल की थी, जबकि रमेश चंद्र 35 साल के थे। दोनों की उम्र में 12 साल का अंतर था। शादी के बाद सुधा पति के साथ दिल्ली आकर सरकारी क्वार्टर में रहने लगी थी। कुछ दिनों तक उनकी गृहस्थी ठीक ठाक चली। उसी बीच सुधा एक बेटी की मां बनी। शादी के बाद भी सुधा अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। इसके लिए उसने पति से बात की तो उसने इजाजत दे दी। सुधा कानपुर यूनिवर्सिटी से पत्राचार द्वारा एमकॉम करने लगी। रमेश चंद्र रोज शराब पीते थे। एक तरह से वह शराब के आदी थे। शाम को घर लौटते तो शराब के नशे में धुत होते थे। सुधा ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली। रोज रोज एक ही बात कहने से रमेश चंद्र चिढ़ने लगा।